नमस्कार, प्रभात एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान की ओर से अपने अवैध कब्जे को वैध ठहराने की एक कॉस्मेटिक यानी महज दिखावटी कवायद बताया है। विदेश मंत्रालय के मीडिया ब्रीफिंग में मंगलवार को प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा कराए जा रहे ये तथाकथित विधानसभा चुनाव उसके अवैध कब्जे पर पर्दा डालने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास है। जायसवाल ने कहा कि पीओके में पिछले करीब 2 महीनों से जारी व्यापक जन आंदोलन पाकिस्तान की आर्थिक शोषणकारी नीतियों, लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखने और प्रशासनिक दमन का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारत चीन संबंधों पर प्रवक्ता ने बताया कि अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 27-28 जुलाई को चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने, व्यापार और आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जन से जन संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों ने भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के भविष्य से जुड़े प्रश्न पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत हमेशा से मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का समर्थक रहा है और दशकों से इसके लिए प्रयास करता आया है। उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि दक्षिण एशिया का हर देश जानता है कि कौन सा देश और उसकी कौन सी गतिविधियां सार्क की प्रगति में बाधा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग के लिए सद्भावना अनिवार्य होती है। काला सागर क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समय हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पश्चिम में 6 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिन पर 125 भारतीय नाविक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में विदेशी जहाजों पर 41 भारतीय नाविक भी तैनात हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नौवहन मंत्रालय भारतीय जहाजों और नाविकों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि काला सागर क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की कुल संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तान के उस बयान को पूरी तरह निराधार और खोखला मानता है तथा उसे संपूर्ण रूप से खारिज करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि इस विवाद का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत शुरू से ही बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करता रहा है और आगे भी इसी नीति पर कायम रहेगा। खाड़ी देशों में भारतीयों की चिंताजनक स्थिति संबंधी आंकड़ों पर प्रभा साक्षी के सवाल पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने संसद के पटल पर जानकारी रखी है और हमारा सरकार के स्तर पर और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से यह प्रयास रहता है कि हर प्रवासी भारतीय का कल्याण हो सके। बहरहाल, आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय की विस्तृत ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। जो MV रगनार पे जो हमला हुआ उसके बारे में है। ओडेसा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें जैसा कि आपको पहले ही बताया था हम लोगों ने कि 4 भारतीय नागरिक उस पर सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। वो छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं और साथ ही साथ जो 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है और जो भी हमसे हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयासरत हैं और उस प्रयास में जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका सवाल था यूके के यूनाइटेड के संदर्भ में, तो मैं कहना चाहूँगा चाहे किसी भी देश के साथ एक प्रक्रिया है जो कि हम पालन करते हैं कि जब भी किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अगर वहाँ से डिपोर्ट करना हो तो उसका एक प्रक्रिया है। उसके बारे में हम जो भी कागज़ होता है ताकि हम उसकी नागरिकता उनके स्थापित कर सके
वो कागज़ हमें मिलता है, उसकी नागरिकता हम उस व्यक्ति का हम नागरिकता स्थापित करते हैं। उसके बाद जो भी आगे कार्यक्रम उसके भारत वापस आने का जो भी कार्यक्रम है उसको पूरा करते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया है और इसको हम लोग हमेशा से फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक नीरव मोदी का सवाल है, नीरव मोदी के बारे में जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया आपको कि कुछ न्यायिक वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं यूके में। जब वो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो उनका प्रत्यर्पण होगा। तो इसमें हम वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें हम लोग उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और लेकिन हमारे तरफ से हम भारत सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जितने भी भगौड़े लोग हैं वो लोग भारत वापस आए और यहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके सामने वो खड़े हों। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। Question was India-China border trade. I would like to draw your attention to the press release that was issued on, if I'm not wrong, on 19th of August 2025. Yes, in that press release, you would have seen that both sides had agreed that border trade through 3 designated trading points, namely Lipulekh, Shipkila, and Nathula Pass, would be resumed. So, it is a decision which was taken at that time, and we had informed you as and when these discussions had happened, and now those things are being taken forward. Question regarding the Foreign Secretary's visit to China. Let me say that Foreign Secretary paid an official visit to China from 27th to 28th of July. He started his official engagements in Beijing with his meeting with His Excellency Sun Haiyan, the Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China. They discussed ways to deepen implementation of the guidance of the two leaders for bilateral relations. Thereafter, Foreign Secretary met with his counterpart, His Excellency Mr. Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China. Both sides discussed bilateral relations in its entirety and discussed means of advancing the vision of the two leaders that India and China are partners and development opportunities for each other, including through mutually beneficial outcomes across trade and economic ties, culture and people-to-people exchanges. Both sides acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Foreign Secretary also had a meeting with His Excellency Mr. Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference. And today, 28th, Foreign Secretary met with Mr. Li Wengtang, His Excellency Mr. Li Wengtang, Vice President of the Central Party School, which is the National Academy of Governance of the Communist Party of China. Both sides discussed he was briefed on the contributions and of the significance of the school, and both sides discussed as to what are the areas or possible opportunities where the two sides could cooperate. So that was an update on Foreign Secretary's visit for you. Keshav, on the issue of SAARC, let me say that India, as you know, and we have made our position very clear when it comes to regional cooperation. India favors strong regional cooperation and has been working towards it for several decades now. Everyone in South Asia is aware of which country and what activities are actually stymieing SAARC and what activities are responsible for stymieing SAARC. After all, cooperation does require goodwill. ब्रिक्स के मामले में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जैसा कि आपको ज्ञात है,
इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार, और उसमें ब्रिक्स मेम्बरान के अलावे कई एक और सदस्यगण जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन की संभावना है। तो इसके बारे में जब हमारे पास पूर्ण सूचना होगी आपको हम अवगत कराएंगे। सी लॉट ऑफ इंडियन seafarers, as you know that we have the second largest seafaring community. Lot of them are on Indian vessels and lot of them are also on foreign vessels. As to the exact number of Indian seafarers who are serving on ships in and around Black Sea, I don't have the figure with me right now. What the figure that I can give you is about Indian seafarers in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz region. There, to update you, we have 6 Indian vessels which are west of the Strait of Hormuz, so in the Persian Gulf, and there are 125 seafarers who are on board these Indian ships. In addition, there are 41 Indian seafarers who are on board foreign ships which are there in that area. Also, let me tell you that our Ministry of Shipping is closely monitoring our ships as also our seafarers so that we can ensure their well-being and welfare. And obviously, our missions and in the region, they are in touch with Ministry of Shipping to see if there is any requirement to support them, and they are offering any assistance that might be required. On the Black Sea, how many people we have, etc., I'll come back to you with the figure. On your question, the statement that was issued from post the remarks made by our Raksha Mantri, let me say that we reject their baseless and hollow statement in its entirety. On the question of shared legacy, let me put this straight, that a country which has been promoting cross-border terrorism, which has been promoting religious fundamentalism and violence for decades, cannot have any claim to any pluralistic cultural legacy. Their abysmal track record on the protection of minorities and their cultural rights make such desperate attempts look even more phony. Question was regarding Gen Z. Let me say that as we all are aware, Pakistan has been sponsoring cross-border terrorism against India for several decades now. The people of India, including the Gen Z, have been demanding that the Pakistani state-sponsored cross-border terrorism must come to an end. We hope their counterparts are taking due note. पार्लियामेंट्री सवालों के ज़रिए जो सदन के पटल पर रखा है उसमें विस्तृत ब्यौरा है, क्योंकि हमारी समुदाय काफ़ी बड़ी है खाड़ी के देशों में और अन्य देशों में, और वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं जिसमें कि उन घटनाओं में जिनकी मृत्यु हुई है, और जैसे आपने कहा कि कुछ सुसाइड के बारे में बात किया, तो वो हम लोगों ने उसका विस्तृत जानकारी हम लोगों ने दी है। और उसके पीछे जितने भी हमारे देश हैं और साथ में जो हमारे समुदाय हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन देशों में, उनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं ताकि एक बेहतर सा माहौल बने और उनको जिस प्रकार का मदद उन तक पहुंच सके वो हम उसमें प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इन सवालों के जवाब में भी कहा गया है कि कई एक सारी योजनाएं हैं जो कि हम हमारे लोगों को वहाँ मुहैया करा रहे हैं ताकि उनका कल्याण और उनका देखभाल बेहतर हो सके। Regarding a question about the economic support, I have no comments to offer. Yashi, on the moray trade, let me come back to you. I don't know exact update at this point in time. On the 3 points that have been mentioned in the press release of 19th August, let me read out that for you. They are Lipulek, Shipkila, and Nathula Pass, the 3 places. Now, the other question about Kailash Mansarovar Yatra. Kailash Mansarovar Yatra is being conducted by the government through designated points. Whether we have invited the Prime Minister of Nepal or not, yes, an invitation has been extended to the Prime Minister of Nepal to visit India. On Chandrakala, on your question regarding the viral video, I have no comments to offer. Abhimanyu, on the BRICS summit, we are preparing for the BRICS summit to be held later.
and several meetings at the ministerial meetings and other technical level meetings are happening, and this will help us frame the discussions for the summit level meeting, and we shall keep you informed in that regard. On the Russia-Ukraine conflict, you know that our position is very clear, that we want the dialogue and diplomacy be the way forward for peaceful resolution of the conflict. On our seafarers, we have been very clear in articulating to both our parties and both our partners and friends, and to others also, that under no circumstances commercial shipping or the seafarers or civilians or civilian infrastructure must be attacked, and it must be avoided. And we have condemned those attacks which have happened recently in the Black Sea region. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।